Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके बच्चों, तो जैसे अभी हमने देखा, ठीक है, अभी हमने देखा क्या कि भाई r माइनस सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है, लास्ट जो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने निकाला है वो यहीं से निकाला है, जहाँ पे ए और बी को कंटेन करता है एक प्लेन, ए और बी दो वेक्टर है उन्हें कंटेन करता है और सी से पास होता है, तो उसकी इक्वेशन मैंने ऐसे लिखी थी, ठीक है। अच्छा, इसी को मैंने ऐसे बोल दिया था, इट इज नथिंग बट बॉक्स ऑफ दिस, ठीक है। तो अब बॉक्स को तुम्हें याद होगा शायद कि अगर मैं बोलूं कि बॉक्स ऑफ ए बी सी, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3, वो क्या है a1 a2 a3 वेक्टर a के इंटरसेप्ट x y z पे, मतलब वेयर जैसे वेक्टर a क्या होगा a1i a2j a3k, तो वो यहां पे लिख देंगे। सिमिलरली b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, b c कैसे होंगे, इसी टाइप के वेक्टर होंगे। तो ये होता है डिटर्मिनेंट, बॉक्स ऑफ एबीसी को एज ए डिटर्मिनेंट शो किया जाता है, ऐसे पता है, पढ़ा हुआ है। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो x माइनस सी, सॉरी r माइनस सी है ना, तो r कौन है भाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और c कौन है c1i प्लस c2j प्लस c3 के। तो i में से i माइनस होगा, j में से j और k में से k, तो i को अगर कॉमन ले लो इसमें से r माइनस सी में से, तो क्या आएगा x माइनस सी वन, y माइनस सी टू एंड z माइनस सी थ्री। तो वही मैं लिख रहा हूँ x माइनस सी वन, y माइनस सी टू, z माइनस सी थ्री। यहाँ पे आएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को है r माइनस सी में, तो बेटा r था xi yj zk और c था c1i c2j c3k, माइनस किया तो x माइनस c1i y माइनस c2j एंड z माइनस c3k, ये वेक्टर आया r माइनस सी। तो इसके जो इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे सजा दिए, a के यहाँ पे और b के यहाँ पे, इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है। ये भी क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो कई बार ऐसा भी दिखेगा आपको, किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, तुम होगे कंफ्यूज कि अरे ये क्या आ गया, ये क्या चीज है। तो एकदम से तुम्हें पता होना चाहिए ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, जिसमें ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 कौन है, दो वेक्टर्स हैं जो कि प्लेन में लाई कर रहे हैं, और ये कौन है c1 c2 c3, ये एक पॉइंट है जिससे ये पास हो रहे हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लो। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने का एक ये भी तरीका होता है, अगर ऐसा कुछ दिखे तो समझ जाना ये क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दी गई है। ऑलराइट बच्चों, एक ही चीज को अलग अलग तरीके लिख रहे हैं, तरीका बिल्कुल सेम है, एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर। ऑलराइट, ओके, चलिए इसे उतारो, फिर देखते हैं 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन। इसको उतारिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखने हम जा रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स। क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 3 points। वो कौन से पॉइंट है, A, B एंड C, ठीक है, passes through 3 points A, B एंड C। ओके, कैसे निकालें, देखो ये प्लेन है, इसमें A है, B है, C है, ठीक है। एक प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है भाई, एक प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है एक पॉइंट, तो 3 पॉइंट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इनमें से कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकता हूं मैं, एंड नॉर्मल वेक्टर, तो मुझे इसके नॉर्मल में एक वेक्टर चाहिए, कैसे निकालूं। तो ये सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि ए 3 पॉइंट है तो इनसे कोई 2 वेक्टर निकाल लो, एक तो निकाल लिया ए बी वेक्टर, एक निकाल लिया ए सी वेक्टर, इन दोनों क्रॉस कर दो, नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं, ठीक है। और अच्छा, अगर तुम्हें याद हो ट्रायंगल के केस में हमने जब एरिया निकाला था,
और ये भी बताया था यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट्स। ये मैं वेक्टर्स में लिखवा चुका हूं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट्स इज नथिंग बट a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a अपॉन मॉड्यूलस ऑफ दिस, जो अभी बोला वो यूनिट वेक्टर होता है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो भाई ऐसे देखो, ऐसे देखो, r माइनस a डॉट प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, r माइनस a डॉट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, b माइनस a क्रॉस c माइनस a इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं। b माइनस a क्रॉस c माइनस a, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर देगा। अच्छा, आउटवर्ड या इनवर्ड क्या होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आने वाला वेक्टर ले लो या अंदर जाने वाला वेक्टर ले लो, दोनों ही नॉर्मल वेक्टर हैं उस प्लेन के, किसी को भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब b माइनस a क्रॉस c माइनस a या c माइनस a क्रॉस b माइनस a, या और कोई वेक्टर आप बनाना चाहते हो, आप cb क्रॉस ac लेना चाहते हो, कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें नॉर्मल वेक्टर से मतलब है। अच्छा, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू, अपने आप करके देखना ना यार, b क्रॉस c, a क्रॉस c और बाकी जितने भी बनेंगे, तो यू विल गेट a क्रॉस b, b क्रॉस c एंड बेटा c क्रॉस a, और कुछ नहीं, यही आएगा। याद होगा जब हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला था उसमें भी a क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो बेटा यही है, वो यही है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये भी, ठीक है, ओके। इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना मतलब अजीब हो जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं है उसे लिखने का, ठीक है। तो इसे कार्टेशियन फॉर्म में मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन तुम भाई जब तुम्हें ABC मान लो दिए गए, ABC तुम्हें दे दिए 2i 3j 5k ऐसे करके तीनों दे दिए, तो भाई इसे सॉल्व करो और फिर बाद में r को क्या पुट कर देना, xi प्लस yj प्लस zk, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा, सही है। मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ABC तो दिए जाएंगे ना, तो तुम ऐसे लिख पाओगे 2 3 4, और फिर ये क्रॉस को जब सॉल्व कर लिया होगा तो मान लो ये आ गया i j 2k, मान लिया, जस्ट ऐसे ही कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। जब ABC दिए जाएंगे तो इसका भी आंसर आ ही जाएगा कुछ ना कुछ, ये भी आ ही जाएगा। अब क्या करूं, इसे xyz मान लो, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 1, फिर y माइनस 3 इंटू माइनस 1, फिर r माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू 0, r नहीं सॉरी z, ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसमें से ये माइनस होगा और इसका डॉट प्रोडक्ट, ऐसा कुछ आ जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो भाई जो मैंने ये लिखवा दिया, इससे तुम कार्टेशियन फॉर्म में अगर रिक्वायरमेंट होगी इन फ्यूचर, किसी क्वेश्चन में ऐसा हो, तो आप लिख सकते हैं अपने आप, ऑलराइट। इसे मैं जनरल फॉर्म में कार्टेशियन की फॉर्म में लिखूं, जनरल वे में कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब ABC दिए जाए तो इजीली हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और यही तरीका होता है कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने का, कि फाइनली लास्ट में जो r है उसे क्या पुट कर दो, xi प्लस yj प्लस zk, ओके, कार्टेशियन फॉर्म में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा ये थी इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 3 points A, B, C, ठीक है, क्योंकि 3 पॉइंट एक प्लेन को डिफाइन करते हैं इफ दे आर नॉट कोलिनियर एज यू नो, ठीक है। 3 पॉइंट एक प्लेन को डिफाइन करते हैं, उस प्लेन की अगर इक्वेशन फाइंड करनी हो तो बेटा ऐसे करोगे, ओके। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। अच्छा, अब देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट लाइक पैरेलल प्लेन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दी ax by प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इस प्लेन के जो पैरेलल प्लेन होगा उसकी क्या इक्वेशन होगी, तो मैं लिख देता हूं, वो होगा ax by सी जेड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0।
इस चीज पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल प्लेन है तो नॉर्मल वेक्टर तो सेम ही रहने वाला है, और ये ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर, तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर पैरेलल प्लेन्स हैं। तो सिर्फ इफेक्ट किस पे पड़ेगा, D पे, कांस्टेंट टर्म पे। तो कांस्टेंट टर्म मैंने लैम्डा, D की जगह लैम्डा पुट कर दी है, ऑलराइट। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन। मतलब ऐसा हो सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस एंड पासेस थ्रू 2, 3, 4, ऐसा कुछ आ जाए। तो तुम इतनी इक्वेशन को सेम रखोगे प्लस लैम्डा रख दोगे और उस पॉइंट को इसमें पुट कर दोगे, वहां से लैम्डा निकाल लोगे, लैम्डा को वापस से यहां रख देना, आंसर आ जाएगा। तो ये चीज तो बताने की खास जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है, इतना हो तुम समझ ही जाओगे। ओके, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम या ऑफ ax by plus cz plus d equal to 0 from point x1, y1, z1। एक पॉइंट है x1, y1, z1, उससे इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालें, उसका क्या तरीका है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक प्लेन है, सॉरी पॉइंट है x1, y1, z1, और ये प्लेन कौन है, ax by cz प्लस d इक्वल टू 0। अब इससे इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है बेटा, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन विल बी, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालते थे लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी है। क्या मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, p, तो बेटा p होगा, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दो, ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन इस इक्वेशन का कोफिशिएंट x y z के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, मतलब DRS जो है नॉर्मल वेक्टर के, उनके स्क्वायर का सम, एंड देन स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वही चीज है बिल्कुल जो आपने पढ़ी है कहाँ पे, लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही प्लेन में भी ऐसे ही करेंगे। ओके, अच्छा, पैरेलल प्लेन पढ़ लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ ली, परपेंडिकुलर प्लेन कैसे, तो बेटा उसकी ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जैसी वहां पे स्ट्रेट लाइन में होती थी कि ax प्लस by प्लस c एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन में bx कर दो माइनस ay प्लस लैम्डा। तो यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे तो तुम्हें अलग तरीके से ही करनी पड़ेगी, उन चीजों पे भी हम वर्कआउट करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जो चीजें थी वो मैंने तुम्हें अभी बता दी है। ओके, देन कॉपी इट फास्ट। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, देखो क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1, -1, 1 टू दिस प्लेन। इस प्लेन पे इससे परपेंडिकुलर डाला जाता है, उसकी लेंथ बतानी है, तो मतलब वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है। वेक्टर फॉर्म है तो इसे पहले किस फॉर्म में चेंज कर लो, कार्टेशियन फॉर्म में। तो r की जगह क्या लिख दोगे, x y z, उसका डॉट ले लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 7, या इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो, -7 इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डायरेक्ट पॉइंट पुट करो, 5 - 7 एंड डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 2 एंड बेटा 5 का स्क्वायर, कितना हो गया देख लो, ये कितना हो गया -2, ये कितना हो गया -1, तो ओवरऑल कितना, ऑब्वियसली लेंथ है तो मोड आएगा, तो ये कितना आ गया -3, मतलब 3 लिख लो, और ये 25 + 4 29 + 1 30 स्क्वायर रूट ऑफ 30, तो ये आ गया मेरा आंसर। ऑलराइट बच्चों, ये आ गया आंसर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, -2 - 1, ठीक है, 3 आएगा, और ये 25 + 4 29 + 1 30। तो बेटा ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिल्कुल बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से वैसे भी, और ये तो कुछ ज्यादा इजी था, ये तो बच्चों वाला है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अच्छा, अब दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे नहीं करते हैं, एक लाइन पे करते हैं, ठीक है, एक लाइन पे। जैसे ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, अगर मैं इसे इससे इंटरसेक्ट कर रहा हूं तो देखो कॉमन लाइन आ रही है, पूरी लाइन,
और ये प्लेन सिर्फ इतने साइज का नहीं होता, प्लेन तो इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट। ये इससे टकराएगा तो एक लाइन, कॉमन लाइन आएगी या नहीं, मतलब कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट। ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो दो प्लेन एक के इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होंगे, इनफाइनाइट या जीरो कब होंगे, व्हेन दे आर पैरेलल। अगर वो पैरेलल नहीं है तो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, एक कॉमन लाइन आएगी पूरी। ऑलराइट बच्चों, ये बात तो याद रहेगी, आगे लिखवा भी देंगे। अभी फिलहाल ये समझो कि दो प्लेन जो आपस में इंटरसेक्टिंग प्लेन है, मतलब पैरेलल नहीं है, दैट मींस इंटरसेक्टिंग है। तो इंटरसेक्टिंग प्लेन है, उनके इंटरसेक्शन वाली जो लाइन है, कॉमन लाइन, उससे जाने वाले कितने प्लेन हो सकते हैं। मान लो इंटरसेक्शन वाली ये लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं जो इंटरसेक्शन वाली लाइन है वो ये है, इससे जाने वाले कितने प्लेन हो सकते हैं, इनफाइनाइट। एक ये बहुत सारे हो सकते हैं, सही है, सभी प्लेन। तो एक लाइन से पास होने वाले कितने प्लेन हो सकते हैं, इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। या एक वेक्टर को कंटेन करने वाले कितने प्लेन हो सकते हैं, इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं या नहीं, यस बिल्कुल हो सकते हैं। चलिए अब मैं कह रहा हूं ये जो लाइन है, जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन वाली लाइन है, इससे पास होने वाले कितने प्लेन हो सकते हैं, तो बेटा इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। लेकिन वो इनफाइनाइट प्लेन को मैं बोलूंगा फैमिली ऑफ प्लेन्स। जैसे दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, तो इनफाइनाइट पास हो सकती हैं, और उन्हें मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां पे भी सेम ही केस है, फैमिली ऑफ प्लेन्स पास थ्रू, ठीक है, फैमिली ऑफ प्लेन्स पास थ्रू इंटरसेक्शन लाइन ऑफ टू प्लेन्स P1 एंड P2। इंटरसेक्शन लाइन ऑफ टू प्लेन्स P1 एंड P2, जो P1 और P2 के इंटरसेक्शन वाली लाइन है उससे पास होने वाले जो इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे, उन्हें एक फैमिली का नाम दिया है, और उस फैमिली को रिप्रेजेंट किया जा सकता है P1, ठीक है, उस प्लेन का नाम है P, फैमिली, उस फैमिली का नाम है P। तो इट इज व्हाट, या छोड़ो P मत लिखो, कैसे लिखते हैं, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, याद है ना, तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। अब भाई ये P1 P2 में वेरिएबल्स हैं, x y z की फॉर्म में है ये P1 P2, तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा फैमिली ऑफ प्लेन। ये अपने आप भी तुम सोच सकते हो कि मान लो दो प्लेन हैं, अब एक प्लेन ऐसे कुछ है जो इसे कहीं पे यहाँ पे कट कर रहा है, मान लो ये इनकी इंटरसेक्शन वाली लाइन है, ठीक है। अब इस इंटरसेक्शन लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी को अगर मैं उठा के यहां पे रखूं इस इक्वेशन में, तो इसमें रखूंगा तो ये P1 0 हो जाएगा, क्योंकि P1 पे भी लाई कर रहा है वो। यहां रखूंगा तो P2 0 हो जाएगा, तो लैम्डा कुछ भी हो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। इसका मतलब यही है वो फैमिली ऑफ लाइन जो कि उन दोनों के इंटरसेक्शन वाली लाइन से पास होती है। ओके बच्चों, तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कैसे करना है, तो जैसे स्ट्रेट लाइन में करते थे सेम वैसे, क्योंकि वो कुछ ऐसा देना पड़ेगा उन्हें कि भाई उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करो जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जाती है एंड ऑल्सो पासिस थ्रू 1, 2, 3। तो तुम क्या करोगे, यहां पे वो प्लेन रखोगे, यहां पे रखोगे, यहां पे लैम्डा कंबाइंड कर लोगे। अब उसे एक प्लेन की फॉर्म बना लोगे। जैसे मान लेते हैं ये है, मान लो P1 है 2x 3y माइन प्लस z प्लस 4 इक्वल टू 0। P2 कुछ भी ले लो, x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन। तो मैंने कहा लो रख दो,
ये क्या होगा 2x 3y प्लस z प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस y प्लस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ऐसे रख दिया। अब x को कंबाइंड कर लो तो 2 प्लस लैम्डा x आएगा, y को कंबाइंड करोगे 3 माइनस लैम्डा y आएगा, एंड z को करोगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा और कांस्टेंट टर्म हो जाएगी 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये फाइनली ये एक प्लेन आ गया जिसमें लैम्डा इन्वॉल्व है, मतलब एक पैरामीटर्स हैं अभी, ये एक फैमिली ऑफ प्लेन है। अब वो इस फैमिली ऑफ प्लेन से आपसे निकलवाएगा कि भाई वो वाला प्लेन बताओ इस फैमिली का जो 1, 2, 3 से पास हो रहा हो। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल 1, 2, 3 इस इक्वेशन में पुट करूंगा और क्या निकालूंगा, लैम्डा। जैसे मुझे लैम्डा मिल गया वापस से इस इक्वेशन में लैम्डा को रख दूंगा और वो मेरा प्लेन होगा जो पूछा गया था। या अलग अलग कंडीशन दी जा सकती है कि भाई वो प्लेन बताइए, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाला वो प्लेन बताइए जो कि एक वेक्टर दे देंगे आपको, कोई भी दे दिया, मान लो 3i माइनस 4j प्लस 5k, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, सॉरी इस वेक्टर के पैरेलल हो, ऐसा दे दिया आपको कि एक इन दोनों दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाला वो प्लेन बताओ जो कि इस वेक्टर के पैरेलल हो। तो मैंने कहा अच्छा पैरेलल, ठीक है, तो मैंने पहले तो ये लिख लिया। अब ये कौन है जो एक्स वाई जेड के साथ लिखे हुए हैं, यहाँ पे जेड है, जो एक्स वाई जेड के साथ लिखे हैं वो कौन होते हैं प्लेन में, DRS ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो मैंने कहा अच्छा प्लेन इसके पैरेलल होना चाहिए ना, इसके पैरेलल, इसका मतलब ऐसा कुछ होगा प्लेन, इसका मतलब इसका नॉर्मल, इस प्लेन का नॉर्मल इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इस वेक्टर के, इस प्लेन का नॉर्मल ऐसे वो इस वेक्टर के जिसके पैरेलल है परपेंडिकुलर होगा या नहीं, यस। तो इसका नॉर्मल का इसके साथ डॉट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसका नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमें पता ही है, 1 प्लस 2 लैम्डा, ये DRS ऑफ नॉर्मल वेक्टर है, 2 प्लस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा एंड 1 प्लस 2 लैम्डा, सही है। इसका डॉट लूंगा मैं किसके साथ, जिसके पैरेलल होना चाहिए, और उसे इक्वल टू क्या रख दूंगा 0, वहां से लैम्डा कैलकुलेट होगा। तो अलग अलग कंडीशंस आपको दी जा सकती हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करके लैम्डा को कैलकुलेट करना है। अगर आप लैम्डा को कैलकुलेट कर ले जाते हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको मिल जाएगी। तो मेरा तो जस्ट बताने का ये इतना सा मतलब था कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन को आप ऐसे लिख सकते हो, वो फाइनली इस टाइप की एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा लैम्डा की फॉर्म में। फिर आपको एक कंडीशन दी जाएगी, उसके जरिए आप लैम्डा फाइंड आउट करेंगे। उस कंडीशन के जरिए कैसे लैम्डा फाइंड आउट करेंगे, तो भाई ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा अभी प्रैक्टिस करेंगे हम चैप्टर में, क्वेश्चंस देखेंगे तो सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएंगी। ऑलराइट, वहां से तुम अपने आप तुम्हें आदत हो जाएगी कि कैसे कंडीशंस का यूज करना है। ओके बच्चों, तो यहां तक क्लियर है, आई होप। इसको जल्दी से कॉपी कीजिए।